गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 चैप्टर 2 का ये हमारा 9th लेक्चर है और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। बोहर्स का मॉडल पढ़ने वाले। देखिए रदरफोर्ड का मॉडल आया था जो कि आप लोगों में रिड्यूस है, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने कुछ हम यहाँ बता देंगे कि उन्होंने क्या बोला था और इनके मॉडल में और उनके मॉडल में अंतर क्या है, लेकिन वो मॉडल आपको पढ़ना नहीं है। देखो रदरफोर्ड का फर्स्ट मॉडल ये कहता है कि जो भी एटम्स होंगे वो कंसिस्ट करते हैं स्मॉल हैवी पॉजिटिव चार्ज इन द सेंटर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। मतलब एक एटम है तो उसके सेंटर में एक हैवी पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको आप बोलते हैं न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड ने भी यही बोला था कि एक एटम के अंदर न्यूक्लियस चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो सेम था, ठीक। लेकिन उसके बाद देखिए, उसके बाद रदरफोर्ड ने बताया कि इसके ही अराउंड में चारों तरफ, इसके ही अराउंड में स्फेरिकल में चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। उनका क्या, ये किसका कहना था? ये रदरफोर्ड का कहना था कि इसके इस न्यूक्लियस के अराउंड में कहीं भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। बट बोहर्स ने क्या बताया? बोहर्स ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली मूव नहीं करते हैं, वो किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट। मतलब देखो कि मतलब या तो उनको बताते हैं, देखो कहने का मतलब ये कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, वो किसी फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। मतलब ये फिक्स्ड, मान लीजिए कि ये फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट है, मतलब इलेक्ट्रॉन जब भी रिवॉल्व करेगा इसी ऑर्बिट पर रिवॉल्व करेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। या तो यहाँ करे या तो यहाँ करे, मतलब या तो इस ऑर्बिट में करे या तो इस सर्कुलर ऑर्बिट में करे या तो इस सर्कुलर ऑर्बिट में करे। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन्स होती है वो फिक्स्ड ऑर्बिट में आएगी और उस ऑर्बिट की एनर्जी भी क्या होती है? फिक्स्ड होती है। समझ में आ रहा है? एनर्जी भी फिक्स्ड होती है, ऑर्बिट भी फिक्स्ड होता है। तो देखिए, चलिए आप इसको थोड़ा, फर्स्ट बोर्ड मॉडल क्या कहता है? फर्स्ट बोर्ड मॉडल कहता है कि एटम के पास एक सेंटर होता है, एटम है सेंटर, स्मॉल हैवी पॉजिटिव चार्ज, जिसको आप क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं लोग। सेकेंड इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट, फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट। फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट विथ फिक्स्ड एनर्जी। मतलब उस ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी? फिक्स्ड होगी और उसकी उस इलेक्ट्रॉन की उस ऑर्बिट में वेलोसिटी भी क्या होगी? फिक्स्ड होगी। तो ये बोर्ड का सेकंड पोस्टुलेट था, ठीक है। जैसे कि मैं बोल दूं, अब देखो जैसे अभी मैंने बताया कि पॉजिटिव चार्ज है, ये हो गया फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये हो गया सेकंड एनर्जी लेवल, ये हो गया थर्ड एनर्जी लेवल। तो ये किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में ही, जैसे मैं बोल दूं ना, मान लीजिए आपको बैठना है, ठीक है, ठीक है। आपको जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा सीट आपकी लगी हुई है, मान लीजिए फर्स्ट है, सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है। आपको मैं कंडीशन रख दूं कि आप बस इवन नंबर वाली सीट पर ही बैठ सकते हो, आप कहीं हर जगह नहीं बैठ सकते हो, आप बस इवन नंबर की सीट पर बैठ सकते हो। तो आप कहाँ बैठोगे? 2 पर बैठोगे, फिर इधर नहीं बैठ सकते हो, आप यहाँ बैठोगे। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि किसी एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किधर रिवॉल्व करेंगे, तो किसी फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट, जरूरी नहीं कि यहाँ उसका फिक्स्ड होगा कि वो कहाँ रिवॉल्व करेगा, ठीक है। तो फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेगा इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी कुछ एनर्जी भी फिक्स्ड हो
होगी। अब देखो क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या होता है, मतलब कि किस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करेगा उसकी कंडीशन क्या होती है, उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन कंडीशन। इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, तो ये हमारा थर्ड पोस्टुलेट है। थर्ड पोस्टुलेट नहीं, सेकंड पोस्टुलेट का ये क्वांटाइजेशन कंडीशन। क्वांटाइजेशन कंडीशन देखो क्वांटाइजेशन, ये तो उन्होंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। फिर इन्होंने एक कंडीशन भी बताया कि उसी ऑर्बिट, जैसे मैंने बोला ना कि आप लोग कहां बैठोगे, जो इवन नंबर की सीट है, तो मैंने एक कंडीशन रखा कि इवन नंबर की सीट पर आपको बैठना है। तो वैसे ही बोहर्स ने बताया एक कंडीशन दिया है कि इलेक्ट्रॉन्स किस फिक्स्ड ऑर्बिट में रहते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स revolve only in those orbit which has angular momentum of an orbit is integral multiple of इसका नोट्स मिल जाएगा, आप नोट मत करो, आप समझो बस। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व only in those orbit which has angular momentum and of an orbit is integral multiple of h upon 2 pi, where h is Planck's constant। प्लैंक्स पढ़े थे ना आप, प्लैंक्स क्वांटम थियरी, वहां पर h आया था, तो प्लैंक्स कांस्टेंट है। अब देखो ये क्या है, क्वांटाइजेशन कंडीशन है क्या, इलेक्ट्रॉन्स उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब आप समझ रहे हो, मतलब एंगुलर मोमेंटम L से रिप्रेजेंट करते हैं, तो L = NH/2 पाई, मतलब h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो सकती है, n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, etc एक्सेट्रा, मतलब n की वैल्यू इंटीजर हो सकती है। और n किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो किसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है, आप समझ गए। इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिस ऑर्बिट की एंगुलर मोमेंटम, और ये बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम होता क्या, मोमेंटम आप पढ़े होंगे, mv होता है ना, मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम, लेकिन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो ये बताएंगे उसको। देखिए, तो जिस ऑर्बिट की एंगुलर मोमेंटम क्या होगी, h/2 पाई होगी, h/2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल होगी। तो देखो इंटीग्रल मल्टीपल मतलब या तो वो ऐसा हो, या तो 1 वैल्यू होगी तो क्या होगी, h/2 पाई, अगर n की वैल्यू 2 रहे तो क्या होगी, 2h/2 पाई, n की वैल्यू अगर 3 रहेगी तो क्या होगी, 3h/2 पाई। मतलब ये है इंटीग्रल मल्टीपल। ऐसा नहीं होगा 1.5 कहने का 3/2 into h/2 पाई, ये इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, समझ आ रही है। ये नहीं कि आप 1.5, 2.5, 3.5 ऐसा करके लोगे, समझ में आ रही है। तो इंटीग्रल मल्टीपल होगा, जैसे कि देखो n = 1, n = 2, n = 3 और n = 4। एक k शेल के लिए होता है, शेल, अभी बता रहे हैं शेल क्या है, k शेल, l शेल, ये पढ़े होंगे आप लोग, KLMN पढ़ के आए हो 10th में। k शेल की n की वैल्यू 1 होती है, एनर्जी लेवल, अरे पढ़े नहीं हो कि पहले k में हम इलेक्ट्रॉन को पुट करते हैं, फिर l में करते हैं, फिर m, पहले k में करते हैं, फिर l में करते हैं, फिर m में करते हैं, फिर फाइनली n में करते हैं, ठीक है, ऐसे करते हैं। तो इसके लिए n की वैल्यू मतलब पहला एनर्जी लेवल ही 1 होता है, तो n1 ये क्या है, ये n रिप्रेजेंट करता है, एक तो किसको, इंटीजर होता है n, और क्या रिप्रेजेंट करता है, तो n रिप्रेजेंट करता है सेल नंबर। जब n की वैल्यू 1 होगा यानी कि k शेल में है, k शेल की लीनियर मोमेंटम
यानी इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जो कि h/2π की क्या हो, इंटीग्रल मल्टीपल हो। तो अगर मैं बात करूं कि ये पॉजिटिव हमारा न्यूक्लियस हो गया, k सेल हमारे कुछ यहाँ है जहां मतलब n की वैल्यू 1 है, l सेल हमारे कुछ यहाँ है जहां n की वैल्यू क्या है 2 है, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 1 है। तो ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन इनके बीच में रिवॉल्व करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन k सेल पर रिवॉल्व करेगा या तो इलेक्ट्रॉन सीधे l सेल में रिवॉल्व करेगा, या तो आगे m में n में। समझ में आ रहा है? अब देखो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये न्यूक्लियस हो गया हमारा, ठीक है, किसी ऑर्बिट में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसका कुछ मास होगा और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अगर v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है तो ये डायरेक्शन होगी यहाँ पर, ये देखो ये बीच की रेडियस होगी। समझ में आ रही है बात? तो अब देखो क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, m वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर इनटू p वेक्टर, वेयर p क्या है, r वेक्टर तो ये बीच की दूरी है इनकी रेडियस, इलेक्ट्रॉन्स और उसके बीच की दूरी है, यहाँ पर p क्या है, यहाँ पर p है मोमेंटम, p है मोमेंटम। अब देखो आप p क्या होता है, ये हो गया r वेक्टर, p होता है m v, वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर, आप लोग वेक्टर पढ़ चुके होंगे तो यहाँ से आएगा क्रॉस प्रोडक्ट का क्या होता है, दो वेक्टर का आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जैसे देखो आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में a वेक्टर और b वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते तो आता है a b sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे, ये एक वेक्टर है ये एक वेक्टर है, r वेक्टर का डायरेक्शन हमारा कुछ ये है, ठीक है, और इसका डायरेक्शन कुछ ये है, तो दोनों के बीच में यहाँ से टेंजेंट खींचे है ना, तभी तो इसकी वेलोसिटी पता चली है। तो इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री का, तो आप ये तो इसकी कोई क्या होता है, मास एक स्केलर क्वांटिटी होती है ना, तो मास का कोई डायरेक्शन नहीं होगा, वेलोसिटी की अपनी डायरेक्शन होगी और इस रेडियस का अपना डायरेक्शन है। तो देखो यहाँ से क्या आया m v r sin थीटा, sin थीटा यहाँ पर है क्या, दोनों के बीच के एंगल कितना है, a b के बीच का जो एंगल होता है वही होता है थीटा, तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे m v r sin 90 डिग्री, sin 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो यहाँ से l की वैल्यू क्या आ गई m v r, एंगुलर मोमेंटम आ गया हमारा m v r, ठीक है। तो ये था, देखो अब नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ना ही इलेक्ट्रॉन्स ना ही एनर्जी लॉस होगी, ना वो गेन करेंगे, ना ही वो एनर्जी लॉस करेंगे व्हाइल रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। जब वो ये देखो जब वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, मतलब इस ऑर्बिट में मान लो अब ये k है हमारा, ठीक है, k में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो अगर इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, समझ में आ रहा है, इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है वो, तो ना ही उसकी एनर्जी खत्म होगी ना ही उसको एनर्जी मिलेगा। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब पहले पढ़ चुके हैं कि हर एक फिक्स्ड ऑर्बिट का फिक्स्ड एनर्जी होता है। क्या होता है? फिक्स्ड एनर्जी। तो इस ऑर्बिट की जो एनर्जी, अब के सेल का जो एनर्जी होगी वो फिक्स होगी, तो जब तक इलेक्ट्रॉन इसी सेल में मूव करेगा तब तक इसकी एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। बट जब ये अपने से ज्यादा एनर्जी लेवल पे जाएगा, जैसे यहाँ पर क्या था, k के लिए n की वैल्यू क्या होती है, यहाँ लिखूं मैं, k के लिए n की वैल्यू होती है 1, l के लिए n की वैल्यू होती है 2। तो अगर इसके बाद कौन सा सेल आएगा, अगला सेल आएगा हमारा l, जिसके लिए n की वैल्यू 2 है, यानी इसकी एनर्जी लेवल इससे ज्यादा है, k से l की एनर्जी लेवल ज्यादा है। तो जब भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस सेल में जंप करेगा, क्या करेगा, जंप करेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को बोलेगा एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट या एक्साइटेड एनर्जी, एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब जंप करके इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल में आ जाएगा, तो अब बताओ कि ये लो एनर्जी लेवल
लास्ट पोस्टुलेट यही था। समझ में आ रही है बात? तो आपको पहला बात ये कि जब भी लोअर से आप लोग ये देख लो, लोअर से हायर में जाएगा तो क्या होगा, इसको एनर्जी चाहिए ना, तो एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, ये आप लोग देख लो। और हायर से लोअर में जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा बोहर्स का एटॉमिक मॉडल। कल हम लोग इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे सॉल्व करने हैं और कैसे इसका कैलकुलेशन आने वाला है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग इसका नोट्स मिल जाएगा, आप लोग बस यहाँ समझ लो, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, पढ़ते रहो।